पुरुषों को इतनी यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होती, पर औरतों को यूरिन इन्फेक्शन बार बार होती है। रीजन? क्योंकि उनका रीजन ये है कि औरतों का जो अंग बना हुआ है उसमें यूरिनरी पैसेज के ठीक पीछे वजाइना है, उसके ठीक पीछे संडास का रास्ता है। यूरिनरी पैसेज और ब्लैडर में कोई बैक्टीरिया नहीं है, इस रूम में कोई चोर नहीं है। बगल के रूम वजाइना में और रेक्टम में चोर बैठे हुए हैं, तो वहां से चोर आराम से आ सकते हैं, तो वहां बैक्टीरिया रहते हैं और ये सब बगल बगल है। पुरुषों में नहीं हो सकता। पुरुषों में अगर ये स्किन साफ नहीं है, सर्कमसिजन नहीं हुआ है, ऐसी गड़बड़ में डायबिटीज में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तभी हो सकता है। तो उनमें एनल वर्च संडास का पैसेज बहुत दूर है, तो वहां के बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो औरतों में सैडली बाय अ रूल रिकरेंट यूटीआई इज मोर कॉमन। उनको इन्फेक्शन बार बार होता है। करते क्या है, जाके कोई एंटीबायोटिक खा ली, थोड़ा ठीक हो गया, जलन ठीक हो गया, फिर कुछ खा ली, फिर वो डॉक्टर फाइल मोटी होती जा रही है। और कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जब मैं देखता हूं तो पहले पूछता हूं आपने यूरिन का सैंपल कैसे दिया। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा यूरिन का सैंपल हम जो देते हैं टेस्ट करने के लिए कैसे देने का एक ही तरीका है। औरतों में नीचे का पार्ट अच्छे से वॉश कर लिया, बिकॉज वहां वजाइनल बैक्टीरिया और रेक्टल बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, तो पहले अच्छे से वॉश कर लिया, ब्लैडर भरा हुआ है, पेशाब करना शुरू किया। पहला जो यूरिन आ रहा है बॉडी का वो टॉयलेट में जा रहा है और बीच का पेशाब ही देना है। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन इज ओनली स्पेसिमेन दैट हैज टू बी गिवन। You cannot even use मतलब स्टार्टिंग की स्ट्रीम आप यूज कभी नहीं, नेवर द फर्स्ट स्ट्रीम एंड नॉट विदाउट क्लीनिंग इट। मैंने कहा ना मिड स्ट्रीम, मैंने कहा क्लीन कैच, टच भी नहीं करना। पुरुषों में जो एम करके कर सकते हैं, उनमें अगर चमड़ा टाइट है, अंदर में गंदगी है, तो वही आप दे देंगे। फिर आप पसल्स की ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जो आप ब्रश करते हैं सुबह से रात तक, थोड़े बैक्टीरिया भाग गया, बैक्टीरिया बैठे हुए वहां पे बैठे, तो हर बैक्टीरिया को थोड़े मानना है। हमारे गट में इतने बैक्टीरिया जो हमारी पूरी बायो मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया हर जगह बैठा है। मैंने कहा ना ब्रश कर लिया, थोड़े बैक्टीरिया मुंह में भाग गया, बैक्टीरिया बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं यूरिन को स्टेराइल करने की जरूरत है, पर यूरिन अपने में स्टेराइल मीडियम है, लेकिन जब वो कॉन्टामिनेट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपने सफाई नहीं रखी। कुछ रिलीजन है जहां औरतें इतनी सफाई रखती हैं, 5 बार नमाज पढ़ती हैं, उनकी सफाई बहुत ज्यादा है, हमारी सफाई उतनी ज्यादा नहीं। तो अगर हम साफ नहीं रखते, वहां कॉन्टामिनेशन है, हमने अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं किया, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हमें वॉश नहीं किया, यूरिन पास करके नहीं सोने गए, तो बैक्टीरिया आराम से वजाइना से अंदर जा सकते हैं। सुबह आपने उठे हनीमून के समय तो पता चला कि जलन हो रही, दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, बुखार हो रहा है, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन जो था वो नीचे से किडनी तक चला गया। तो यूटीआई वो होता है जिसमें बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में घुस गए, वो नहीं जो यूरिन का रिपोर्ट लेके आके दिखाते हैं इसमें सर पसल है, बैक्टीरिया, क्या करने का। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं आपकी यूरिन की सैंपल गलत है, तो पहले अब यूरिन का सैंपल देना सीखे। तो पुरुषों में स्किन को पीछे की अच्छे से वॉश किया, पहला टॉयलेट में जा रहा है और बीच का पेशाब भी बॉटल में जाएगा। ऑलवेज अ मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन फॉर एनी रूटीन एंड एनी कल्चर। प्रेफरेबल है कि सुबह दे, पर कुछ जरूरी नहीं कि सुबह सुबह देना है। अभी ये दोपहर का 2 बज रहा है, मैं अगर मरीज को अभी देखूं तो कल सुबह तो थोड़े वेट करूंगा। हमें यूरिन सैंपल देना होता है, उसके बाद हम एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। मैंने कहा अभी जाके यूरिन का सैंपल दीजिए, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। पुरुष हैं औरत हैं, तरीका आपको समझा दिया, बॉटल में वैसे ही देना। बहुत बार डॉक्टर बता नहीं पाते अपनी बिजी प्रैक्टिस में, मरीजों को पता नहीं होता है, और हर कोई अपना पहला सैंपल देता है। सुबह उठ के हमने बॉटल में दे दिया, आपने दे दिया, आपकी सफाई तो है नहीं। और वैसे भी याद रखिए कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं औरतों में, दुख है कि उस समय वो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया टाइट होता जा रहा है, पेशाब का रास्ता सिकुड़ता जा रहा है, पेशाब खुल के नहीं आता है। औरतों में प्रोस्टेट नहीं है, लेकिन प्रोस्टेटिज्म सैंस प्रोस्टेट, मतलब उनमें भी पेशाब का रास्ता सिकुड़ता है, उनमें भी पेशाब खुल नहीं आता, रुक रुक के आता है, पूरी खाली नहीं होती है, जलन होती है। सोनोग्राफी में ब्लैडर भरा हुआ है और प्रोस्टेट तो है नहीं, उनमें पेशाब का रास्ता सिकुड़ रहा है। तो ऐसे हार्मोन चेंज होते जाते हैं, ओवरीज खत्म होते हैं, बहुत सी बॉडी में चेंज होती है, उसमें यूरिनरी पैसेज भी श्रिंक हो रहा है। अगर बहुत श्रिंक हो गया तो आपका पेशाब खाली नहीं होगा, जैसा मेटल स्टेनोसिस कहते हैं, यूथल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट है। तो औरतें, मैंने कहा था इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन बार बार लीक हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भागना पड़ रहा है, छींक रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, पेशाब निकल जा रहा है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये सब की ट्रीटमेंट है। हफ्ते में 7 दिन हम लगे रहते हैं औरतों की जागरूकता के लिए अपने यूट्यूब चैनल से, कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओवर एक्टिव ब्लैडर, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, खांसी करते, छींकते, हंसते, नमाज पढ़ते, पेशाब निकल जाना, और सेक्सुअल एक्टिविटी के सब चेंजेस होना, पेशाब का रास्ता टाइट होना, ये सब औरतों में ज्यादा कॉमन है। एक और प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। मेरा आपका ब्लैडर पिछले 45 मिनट से भर रहा है और हम आराम से बैठे हुए हैं, हमें सेंसेशन नहीं है। जब सेंसेशन बहुत ज्यादा आएगा तो हम दौड़ेंगे। मैंने कहा था ना, हम 3-5 घंटे तक रोक भी सकते हैं और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन ब्लैडर एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी बढ़ जाती है, आप पेशाब लीक भी कर जाएगा, आप डायपर पहन के शर्मा के काम चला रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं। दूसरी तरफ खांसी करते, चिल्लाते, हंसते अगर पेशाब निकल जाता तो पुरुषों में नहीं होता, वो औरतों में ही होता है, बिकॉज औरतों का पेल्विक ढांचा कमजोर होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और उनको मुश्किल होती है, और वो शर्माती है, डायपर्स पहनती है, पानी कम पीती है, और उठे बैठे हंसे
छीके नमाज पढ़े तो लीक हो गया, उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट है, मैं करते रहता हूँ, हम सब करते रहते हैं, जिसमें हम एक मिड यूरेथ्रल स्लिंग लगाते हैं, एक कॉल्पो सस्पेंशन करते हैं, जो भी करना पड़ता है ताकि फिर आपका यूरिन लीक ना हो, आप खांसी करें, चलें, हंसे, डायपर्स में आपकी जिंदगी ना बीते। तो ये सब करते करते एक एंटिटी है जहां ब्लैडर भरते वक्त यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है, हम भरने नहीं दे पा रहे क्योंकि अंदर में जलन, दर्द, पीड़ा हो रही है। ब्लैडर भरते वक्त हमें जलन, दर्द, पीड़ा हो रही है, हम जाके पेशाब करना चाहते हैं। मेरा आपका स्टिमुलस है, ब्लैडर भरा तो हम पेशाब करने जाते हैं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में स्टिमुलस होता है पीड़ा, जलन, दर्द, गुप्तंग में जलन, वो जलन जो हम संभाल नहीं पा रहे, हम वो नहीं संभाल पा रहे तो जाके पेशाब करते हैं। रात को मेरी आपकी नींद खुलती है, तुम जाके यूरिन पास करते हैं वगैरह वगैरह। उनकी नींद दर्द, जलन, पीड़ा से खुलती है, उनकी ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग खराब होती जा रही है। और जब ये होती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उस लाइनिंग को दुरुस्त करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है, इसकी जागरूकता नहीं है। तो बहुत बार अलग अलग स्पेशलिटीज में जागरूकता नहीं है तो लोग उसकी एंटीबायोटिक देते रहते हैं। यूरिन का सैंपल दे दिया, यूरिन का सैंपल कॉन्टामिनेटेड है, उसमें कल्चर आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ये और बात है कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी फ्लेयर होता है और प्रोग्रेस भी करता है, और कभी कभी ब्लैडर बिल्कुल श्रिंक होकर छोटा ना हो जाए। सर आपने एक नीचे सामने रखा हुआ है, मैं चाहूंगा आप सबको, ऑडियंस को दिखाओ कि आपने एक वेबसाइट बनाई है तो SaveTheBladder.com। ये एक अनसंग हीरो ब्लैडर, मैंने कहा था यूरिनरी ब्लैडर एकदम अनसंग साइलेंट हीरो है, करेक्ट, जो एक्चुअली सफर करता है। तो ये मेरा एक बैज है जो मैं पहन लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ना, ये बहुत सी मीटिंग्स में, डॉक्टरों की मीटिंग्स में ये बैज मेरे पास आती है। एक तरफ प्राउडली एवरी लाइफ मैटर्स, एक तरफ SaveTheBladder.com। ये कहने का मतलब ये है कि ब्लैडर वो अनसंग हीरो है जिसको आप बिल्कुल छोड़ ना दें। यूरिनरी ब्लैडर एक तरफ तो उन सब शिकार है जिसमें ओवर एक्टिव हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर ब्लैडर भरता जा रहा है, आपको टाले जा रहा है, अभी ये मीटिंग में टाले जा रहे हैं हम ब्लैडर को, तो ब्लैडर भी एक इलास्टिक ऑर्गन है जिसकी कैपेबिलिटी है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। आपने ब्लैडर को इतना स्ट्रेच कर दिया, जो 350 से 500 ml की ब्लैडर होती है, अगर वो ब्लैडर इतनी रिलैक्स, इतनी इलास्टिसिटी खत्म हो गई तो फिर वो ब्लैडर बहुत बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी, फिर वो अंडर एक्टिव हो जाएगी, और अंडर एक्टिव ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और इसका ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है ही नहीं, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी एक ही ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन एक तरह की पेसमेकर को लगा देते हैं जिससे आपके ब्लैडर को फिर कॉन्ट्रैक्शन पावर वापस आए। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये क्या सिस्टम है, इससे क्या होता है जब आप जब वो एक्सपांड करता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मैच्योरेशन साइकिल बोलते हैं जिसमें ब्लैडर भरता जाता है, जैसे जैसे किडनी से पेशाब आ रही, जैसे आप स्टार बाजार जाते हो, उसमें गोभी आलू डालते रहते हो, फिर कुछ और डाला, फिर कुछ और डाला, बैग भरता जाता है, फिर बहुत ज्यादा बैग भर गया, बोला बैग खाली करो, बहुत भर गया। सिमिलरली ब्लैडर जब भरता तो तरह की एक समय के बाद सेंसेशन आती है, उसके बाद में फर्स्ट सेंसेशन, फिर और सेंसेशन, फिर सेंसेशन बढ़ती है। ये जो सेंसेशन, एक फुल ब्लैडर की सेंसेशन आती है, ये नॉर्मली पुरुषों को, स्त्रियों को एडल्टहुड में 350 से 500 ml में स्ट्रॉन्ग आ जाती है। स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है तो फिर भी हम इस ब्लैडर की सेंसेशन को सुन क्यों नहीं रहे? मैं पहले रोक रहे हो उसको आप, तो ब्लैडर को स्ट्रेच कर रहे हो, बिकॉज इलास्टिक ऑर्गन है। तो 300 से 500 की ब्लैडर को आपकी आदत हो चुकी है, आप टाले जा रहे हो, आप बैंक में काम करते हो, आप यहाँ काम करते हो, ट्रेन में जाते हो, आपको सुसु करने का जगह नहीं है, आप पानी पी लिया, आप क्या करें, तो आप क्या, तो आदत हो गई ना, ये प्रैक्टिस आपने बनाया है ना, बनाए जा रहे हैं कि हम रोकेंगे सुसु, लेट करेंगे, गलत है ना। इट्स वेरी हार्मफुल बिकॉज ये ब्लैडर स्ट्रेच होते थे, इनइलास्टिक बढ़ गया, अब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। ओ बाप रे। अंदर की लाइनिंग सेंस करती है, बाहर की लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। आप सोच लीजिए हर ऑर्गन कितना कंप्यूटराइज्ड है। एक तो छोटा सा ब्लैडर था, बढ़ते बढ़ते एडल्ट ब्लैडर हुआ, उसकी अंदर की जो लाइनिंग है वो सेंस करती है, बाहर की लाइनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। अभी तो आप खाना खाते हो, आपको मैंने मिठाई दी तो आप चूसते रहोगे, मिर्ची तो थूक दोगे आप, क्यों? क्योंकि अंदर की लाइनिंग सेंस किया, बाहर की लाइनिंग ने कॉन्ट्रैक्ट किया, चबाते रहो या थूक। तो वैसे ही ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, और अगर आपने उसको अगर अहमियत नहीं दी और ब्लैडर को इतना स्ट्रेच किया कि ब्लैडर इनइलास्टिक हो गया, तो फिर कुछ काम ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अंडर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट के लिए लोग देश दुनिया से आते हैं, जहां मैं सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन करता हूं। करता क्या हूं? एक तरह की लीड के द्वारा एक नर्व को जगाने की कोशिश, मॉड्यूलेट करने की कोशिश, और उस मॉड्यूलेशन के द्वारा हम नर्व को जगाते हैं। बिकॉज ये पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, ये पेशेंट कैथेटर पे पड़े हुए हैं, या तो कैथेटर लगा के पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, मतलब कि पेशाब ही नहीं आ रहा है, मतलब ब्लैडर सुसु कर लोगे तो, मतलब सुसु रोकोगे तो ये बीमारी से धीरे धीरे पॉसिबल है कि ब्लैडर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, कैथेटर लगाना पड़ेगा आप। तो इसलिए SaveTheBladder.com, ब्लैडर को अहमियत दो। तो ये एक वेबसाइट है जिसपे जो लाके देखे कि बहुत बार पुरुष लोग भी टालते रहते हैं। हम अपने फादर्स और ग्रैंडफादर्स को डॉक्टर पांडे के पास लेके आते हैं, लेकिन खुद 40, 50, 60 साल में टालते रहते हैं, हम टाले जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना फ्लो टेस्ट नहीं किया। तो मैं आपको कैसे जानूंगा जब तक आपके मैंने रिपोर्ट कार्ड नहीं देखी, यूरोफ्लोमेट्री,
और यूरोफ्लो देखिए बोले आपके फ्लो तो अच्छा नहीं, हाँ सर अच्छा नहीं है पर मैं काम चला रहा हूँ। क्यों काम चला रहे हो? आपकी ब्लैडर सफर कर रही है। अगर दरवाजा बंद करे तो कब तक आप नॉक करते रहोगे? तो ये ब्लैडर हर बार नॉक करती है, उस ब्लैडर की ध्वनि को सुने, उस ध्वनि को सुने और टाइम पे अपने दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में बराबर, दोनों में ना। और आप अभी देख लो रिसेंटली केसेस बढ़ गए बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत महीने, बहुत सालों से, बहुत दशकों से हम अपने आप को टाले जा रहे थे। सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन लोगों की दुनिया बदलती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, हर की जागरूकता नहीं है, बहुत जगह होता नहीं है। लोग कोकिलाबेन हॉस्पिटल हमारे पास आते हैं तो हम उनकी इंडिकेशंस को देखते हैं। रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर, ब्लैडर शैतान बच्चे की तरह कॉन्टैक्ट करे जा रहा है, रिफ्रैक्टरी है, बात ही नहीं मान रहा। फीकल इनकॉन्टिनेंस, संडास लीक हो जा रहा है मोटिलिटी डिसऑर्डर के द्वारा। संडास लीक हो तो कैसे काम चलाएंगे? डायपर पे काम चला रहे हैं। क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, क्रोनिक आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम हो रहा है, या फिर हाइपोकॉन्ट्रेक्टाइल ब्लैडर, जैसे ब्लैडर की अब एक्टिविटी कम हो गई, डायबिटीज है 10-20 साल से, अब ब्लैडर खाली नहीं होती है, पाइप लगा के खाली करना पड़ता है। तो जितने भी लोग यूरिनरी कैथेटर पे हैं क्योंकि उनकी ब्लैडर कमजोर हो गई, जितने भी लोग CIC कर रहे हैं, पाइप डाल के निकाल रहे हैं, दिन में 4 बार पाइप डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसे लोग को मेरे से मिलने की जरूरत है। मैं उनको असेस करना चाहता हूँ, मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन की ट्रीटमेंट के द्वारा हम ऐसे 4 लोगों को जिनकी ब्लैडर बिल्कुल रिफ्रैक्टरी और ओवर एक्टिव है, पेशाब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, डायपर पे रहना पड़ रहा है, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम में जितनी भी पेन की ट्रीटमेंट की कोई पेन खत्म ही नहीं हुआ, हम उस नर्व को मॉड्यूलेट करते हैं। रिफ्रैक्टरी फीकल इनकॉन्टिनेंस, संडास लीक हो जा रहा है, एंड फाइनली रिफ्रैक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन, रुकावट तो है नहीं, प्रोस्टेट की सर्जरी करा ली, अभी भी ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, डायबिटीज 10-20 साल से है, स्पाइनल इश्यूज रहे हैं, मेनिंगोमाइलोसील है, ब्लैडर में वो पावर और दम ही नहीं है, तो बेचारा ब्लैडर खाली कैसे करे? आप चलेंगे तभी तो बाहर जाएंगे, दरवाजे में गलती नहीं है, आप चल नहीं रहे। डिलीवरीज के बाद बहुत बार औरतों में पेशाब खाली नहीं हो रहा है, फाउलर सिंड्रोम कहते हैं, पाइप पे काम चला रही है, अभी एक तरफ मदर बनी, एक तरफ फाउलर सिंड्रोम। तो इस सब की ट्रीटमेंट के लिए सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन एक तरह का ट्रीटमेंट रहा है, इसकी गवेषणा होती गई, मैं कई सालों से इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। इसकी जागरूकता आपके प्लेटफॉर्म से ले जाने का फायदा यह है कि शायद किसी को पता तो चले, जैसे MRKH सिंड्रोम, एक लड़की का यूट्रस और वजाइना नहीं है, इनकम्प्लीट वुमन, जिसको हम शायद कंप्लीट बना सकते हैं रोबोटिक सेगमेंट वजाइनोप्लास्टी के द्वारा। वैसे ही हम ये वाला सब्जेक्ट आगे ले आ रहे हैं, और ये सब निश एरिया सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कॉमन एरियाज हैं, और ये सब के लिए एक ही चीज है, एवरी लाइफ मैटर्स। SaveTheBladder.com, अपने ऑर्गन को संभाल के रखने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो हम ये बहुत बार नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं, और उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। सही है सर। ये जरूरी है लोगों तक पहुंचना भाई। ये लोग मतलब बचपन में सुना था, मम्मी ने बोला ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, बट इसकी इंपॉर्टेंस आपने आज बहुत ज्यादा। तो मैं हर से बोलता हूँ, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोला, चॉकलेट, हरा सब्जी, दूध और नॉनवेज, ये स्टोन फॉर्मर्स को मैं नॉर्मली ना बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोला, चॉकलेट, हरा सब्जी, दूध और नॉनवेज मत लो, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि खाने से पत्थर नहीं बनता। आप कुछ खा लेंगे और पत्थर बन जाएगा, ये सच नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि पानी की मात्रा अच्छा रखो, डिवाइडेड अक्रॉस द डे। सुबह उठे तो 2 गिलास पानी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले 1 गिलास पानी ले लिया, इसी बहाने आप 8-10 गिलास पानी एक्स्ट्रा पी लिए। आपकी किडनी को वो रॉ मटेरियल पेट्रोल मिलता है जिससे उसकी गाड़ी चले, जिससे बहुत कुछ डिसॉल्व हो पाए। कि ऑक्सीलेट जो खाने में आ रहा है, ऑक्सीलेट जो बॉडी से बन रहा है, ये कैल्शियम के साथ जुड़ेगा तो पत्थर बनेगा। पत्थर वो नहीं है जो आप गुआवा, लेडीज फिंगर और सीड्स खाते हैं तो पत्थर बनता है। लोग पूछते हैं कि हम ये खा सकते हैं क्या, भिंडी खा सकते हैं कि टमाटर खाते हैं, उससे पत्थर नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन मैं महीने में कम से कम 200 बार आंसर करता हूँ कि आपकी पत्थर भिंडी और ये खाने से नहीं बनी, आपकी पत्थर कुछ खाने से नहीं बनती। लेकिन ये जो मिसमैच हो रहा है बॉडी में, जिसमें यूरिन सुपर सैचुरेट हो रहा है, जुड़ के पत्थर बना रहा है। और किडनी स्टोन्स का तो सर बहुत मैंने देखा है, बहुत कॉमन है लोगों में, बहुत कॉमन है। बहुत बार कौन बोलता है, क्या समझाता है और क्या हो रहा है, तो हम जितने लोगों को किडनी स्टोन्स पे पकड़ते हैं उनको सोनोग्राफी में किया और ये आइडिया मिला, सीटी स्कैन में उनकी हार्डनेस देखते हैं। पत्थरों को तोड़ने का तरीका लिथोट्रिप्सी से होता है। पत्थर अगर किडनी में है, मिसाल के तौर पे जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी एयर हॉस्टेसेस हैं, जितने भी सेलर्स और मराइन इंजीनियर्स हैं, अगर इनमें किडनी का स्टोन है तो उनको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, उनकी नौकरी मुश्किल में आ जाती है। क्योंकि आप डेंजर हैं, कभी भी आपको अटैक हो सकता है, किडनी में पत्थर आ सकता है। किडनी की स्टोन की 2 ही नेचुरल हिस्ट्री है, या तो स्लोली पत्थर बढ़ता गया, एक दिन आपको बहुत बड़ा पत्थर दिखा, या छोटा सा पत्थर उस पतली से नली में आ जाएगा। और पतली नली जो किडनी से शुरू होकर नीचे जाती है, वो नली पता है कितनी पतली है? उतनी पतली है जितनी पतली आपकी मोबाइल चार्जिंग वायर है। तो आप आज जब अपनी मोबाइल चार्जिंग करें तो सोचे इतनी पतली भगवान ने पाइप बनाई है जिससे आप 10, 20, 50, 100 साल से यूरिन पास कर रहे हैं। तो उस पाइप में किसी पत्थर को फंसे ना रहने दें। प्रोस्टेट की दवा पूरी सालों साल खाते न रहें बिना चेक कराए। प्रोस्टेट या तो बढ़ते बढ़ते पूरा ब्लॉक कर देगा या कैंसर की तरफ जा रहा, आपको पता भी नहीं। तो मेरी पूरी ये है कि सोसाइटी और मेडिकल टीम को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जागरूकता है
तो अपने डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास। आप मेरे पास हार्ट, ब्रेन, लंग्स के आएंगे तो मैं समझ नहीं आएगा, मैंने माफ करो। पर आपकी यूरिनरी, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम, आपकी किडनी की प्रॉब्लम, आपकी इरेक्टाइल फंक्शन, आपकी MRK सिंड्रोम, आपकी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ब्लैडर पेन सिंड्रोम, गुप्तांग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके यंग लड़के हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि अगर टेस्टिस में दर्द हुआ, सडन ऑनसेट दर्द हुआ लड़के का, तो शायद ये टेस्टिकुलर टॉर्शन तो नहीं। ऐसा महीने में 2 हफ्ते में देखने को मिलता है कि सडन ऑनसेट पेन इन टेस्टिस, सडन ऑनसेट टेस्टिस में दर्द शुरू हुई बहुत जोर से, बच्चा शर्मा रहा, बोल नहीं रहा है, और हम फिर अपने डॉक्टर के पास चले गए और दवाई खाए और दर्द कम करने की कोशिश की। बिल्कुल गलत।